गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू टुडेज डेली टेस्ट पेपर डिस्कशन। आज हमने कंडक्ट किया था डेली टेस्ट पेपर न्यू एनडीए डेली टेस्ट पेपर नंबर 44 और आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के क्वेश्चन को डिस्कस करने जा रहे हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही मैं बता दूं कि एक क्वेश्चन का ऑप्शन मैंने गलत दिया था। देयर इज नो मिस्टेक इन योर प्रिंटिंग पार्ट। तो बस एक क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी, उसका ऑप्शन मैंने गलत दे दिया था, तो उसको मैं रेक्टिफाई कर दूंगा। दैट क्वेश्चन वाज क्वेश्चन नंबर करके देख लेंगे, चलो कोई बात नहीं। वो क्वेश्चन वैसे क्वेश्चन नंबर 7 था, तुम्हारे प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन था, तो बाय मिस्टेक उसका आंसर गलत डल गया था। तो जिनको भी मैंने उसको गलत किया है वो अपने नंबर बढ़ा सकते हैं। गलत किया है तो 3 नंबर बढ़ा लेना, कुछ नहीं किया है तो छोड़ देना। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस पेपर डिस्कशन। पहला क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है और इस क्वेश्चन को करने के लिए तुमको इन सेंटर की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अगर तुम्हारा ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल है तो उसके अंदर जब तुम इन सेंटर निकालने जाते हो या इन सेंटर का एक्स और वाई कोऑर्डिनेट निकालने जाते हो तो उसकी वैल्यू हमेशा इक्वल होगी उसी ट्रायंगल के इन सर्कल के इन रेडियस के साथ। अब ये मैं कैसे क्लियर करूंगा, उसके लिए पूछे पहले मुझे ये ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल वेयर द मिड पॉइंट्स ऑफ द साइड्स आर 0 1 1 1 एंड 1 0। अब सोच के देखो 0 1 1 1 एंड 1 0 को अगर तुम मिड पॉइंट कह रहे हो तो 0 1 वाला जो पॉइंट है वो तो मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है, नहीं सॉरी वाई एक्सिस के ऊपर लाई करने वाला पॉइंट है। 1 1, अब ये 1 1 कहां जाएगा, यहां पे जाएगा, और 1 0 कहां जाएगा, यहां पे जाएगा। इसको उन्होंने मिड पॉइंट बोला हुआ है। अब अगर इसको ये मिड पॉइंट कह रहा है, ध्यान से देखना, अगर ये इसको मिड पॉइंट कह रहा है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला हम लोग ऐसा करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं साइड में ताकि और ज्यादा क्लियर हो जाए। तो एक उसने रख लिया से 0 1, एक रख लिया 1 1 और एक रख लिया 1 0 पे। लेकिन ये वर्टेक्स पॉइंट नहीं है, ये मिड पॉइंट है, तो हमें फिगर को चेंज करना पड़ेगा। क्वेश्चन है ये है 0 1, ये है 1 0 और से ये है 1 1। तो अब ये सोचो कि अगर ये तुम्हारे पॉइंट्स हैं, ये मिड पॉइंट्स हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि ट्रायंगल का जो पहला साइड आएगा वो यहां पे आएगा, और अगर ये यहां पे आया तो इसका कोऑर्डिनेट होना चाहिए 2 0। सिमिलरली इसको एक्सटेंड करके जो मिड पॉइंट आया है 0 1, ये तब पॉसिबल है ये जब 0 2 पे हो, और यहां पे होगा तुम्हारा 0 0, और इसको लेके तुम्हारा जो ट्रायंगल बन रहा है वो इस तरह का बन रहा है। अब जरा ध्यान से देख लेना इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल के अंदर ये मिड पॉइंट था 0 1, यहां से ये मिड पॉइंट था 1 0 और यहां से ये मिड पॉइंट है 1 1। और अगर ध्यान से देखो तो ये साइड हो गया है 2 का, ये साइड हो गया है 2 का, और इसको निकाल के देखोगे तो ये साइड हो जाएगा 2√2 का। दैट मीन्स इट इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। और मैंने ये क्लास में बोला था कि राइट एंगल ट्रायंगल के केस में जब तुम इन सेंटर निकालने जाओगे जो कि इन सर्कल से आएगा तो उसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट जो होगा वो इन रेडियस के इक्वल होगा। और साथ ही साथ राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस को निकालने का एक बहुत बढ़िया फॉर्मूला होता है, दैट इज a + b - c/2, जिसमें a एक साइड है, b एक साइड है, लेकिन c हमेशा होना चाहिए तुम्हारा हाइपोटेनियस। तो ये सीधा निकाल लेते हैं, 2 + 2 - 2√2 अपॉन में 2, दैट मीन्स 4 - 2√2 अपॉन में 2, और अगर 2 से डिवाइड कर दें तो ये आंसर हो जाता है 2 - √2। तो ध्यान रखना x और y दोनों ही कोऑर्डिनेट, मतलब ये जो x और y इन सेंटर के कोऑर्डिनेट हैं दोनों ही 2 - √2 होंगे। तो फिलहाल तो अभी हमें x कोऑर्डिनेट पूछा था, अगर y कोऑर्डिनेट पूछता या पूरा इन सेंटर भी पूछता तब तुम्हारा आंसर 2 - √2 ही रहता। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तुम्हारे पास में एक लाइन है, उस लाइन की इक्वेशन को मैं यहां पे लिख रहा हूं 3x + 2y - 6 = 0। अब ये लाइन क्या कर रहा है, इट मीट्स द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एट ए एंड बी पॉइंट। तो पहले ऐसा करते हैं, देख लेते हैं कि ये कहां पे एक्स एक्सिस को मीट कर रहा है, कहां पे वाई एक्सिस को मीट कर रहा है। एक्स एक्सिस को मीट करने का मतलब है वाई को 0 कर लो, एक्स की वैल्यू आ गई 2, और वाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे मीट करने के लिए हो गया, वाई एक्सिस में अगर मीट कराना है तो एक्स को 0 पुट कर लो, वाई आ जाएगा 3। अब एक बार जरा देख लो सही किया है कि नहीं मैंने, नहीं इसमें थोड़ा सा लाइन की इक्वेशन मैंने गलत लिख दी थी, एक बार फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुम्हारा जो लाइन है वो ये नहीं है जो मैंने लिखा था, ये लाइन है 3x - 2y + 6 = 0, जो कि x एक्सिस और y एक्सिस को कट कर रहा है एट पॉइंट a एंड b।
तो एक्स एक्सिस को जहां पर कट कर रहा है उसके लिए y को 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -2, और y एक्सिस को कहां कट कर रहा है ये जानने के लिए x को 0 पुट करेंगे तो y आ जाएगा 3। एक बार इसका फिगर बना लेते हैं। -2, 0 ये हो गया यहां पे, और 0,3 ये हो गया यहां पे। इसको उसने लेने के लिए बोला है a एंड b, और साथ में ये भी बोल रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विथ रेडियस ए बी। ओके, रेडियस एक ऐसे सर्कल का ए बी है और सेंटर एट ए है, मतलब सर्कल कुछ बड़ा सा आने वाला है ऐसे करके, ठीक है, हाँ बिल्कुल सही। तो रेडियस ए बी ये हो गया, सेंटर यहां पे बैठा हुआ है, तो सीधी सी बात है भाई, अपने पास फॉर्मूला है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर, और जिसको तुम रेडियस बोल रहे हो वो है ए बी, तो ए बी का स्क्वायर। बस ये क्वेश्चन यही खत्म हो जाता है, क्योंकि h की वैल्यू है -2, तो ये बन गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, k की वैल्यू है 0, तो ये हो गया y माइनस 0 का होल स्क्वायर, और रेडियस तो तुम निकाल ही लोगे, -2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 प्लस 9 √13 आ रहा है, जो कि स्क्वायरिंग होने के बाद बन जाएगा खाली 13। अब ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 माइनस 13 इक्वल्स टू 0। आई गेस वी हैव गॉट द आंसर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 9 इक्वल्स टू 0, जो कि अवेलेबल है फर्स्ट ऑप्शन में, एंड हेंस इट विल बिकम योर आंसर। अभी तक ये पेपर बिल्कुल आसान चल रहा है। तीसरा क्वेश्चन वेक्टर का है, आई गेस ये क्वेश्चन भी काफी सारे बच्चों ने किया होगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि देयर आर 3 वेक्टर्स, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, जिसमें से a प्लस बी इज कोलिनियर विथ c, दैट मींस a प्लस बी इक्वल्स टू लैम्डा c, एंड सिमिलरली b प्लस c इज कोलिनियर विथ a वेक्टर, दैट मींस इक्वल्स टू म्यू टाइम्स ऑफ a वेक्टर। ये मैंने क्लास में बताया हुआ है कि जब भी कोई वेक्टर किसी वेक्टर के साथ कोलिनियर है तो दैट वेक्टर मस्ट बी एक्सप्रेसिबल एज लैम्डा टाइम्स या किसी भी कांस्टेंट टाइम्स ऑफ द अदर वेक्टर। तो चूंकि यहां पे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज कोलिनियर विथ सी वेक्टर, तो मैंने ए प्लस बी को इक्वेट कर दिया लैम्डा सी के साथ, और उसी तरह से बी प्लस सी कोलिनियर है ए वेक्टर के साथ में, तो उसको इक्वेट कर दिया बी प्लस सी इक्वल्स टू म्यू ए। अब हमें क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किस तरह का वेक्टर होगा। आसान है, यहां से सी वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, जो कि आएगा म्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, और इसको उठा के यहां डाल दो। जैसे ही तुम यहां डालोगे तो क्या होगा, देखो ध्यान से, ए प्लस बी वेक्टर तो था, लैम्डा भी रहे, यहां पे सी वेक्टर को रिप्लेस करेंगे म्यू ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के साथ। अब अगर मैं कोफिशिएंट्स को इक्वेट करूं तो सबसे पहले देखूंगा कि मेरे ए वेक्टर का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है 1 और राइट हैंड साइड में यही कोफिशिएंट है लैम्डा म्यू, तो दोनों इक्वेट हो गए। और यहां पे बी वेक्टर का लेफ्ट हैंड साइड में कोफिशिएंट है 1, राइट हैंड साइड में है माइनस लैम्डा, तो लैम्डा की वैल्यू यहां से आ जाएगी -1। अब जैसे ये वैल्यू मुझे मिला लैम्डा का -1, मैं यहां पुट कर दूंगा, तो मेरे पास में इक्वेशन रेडी हो गई, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस सी वेक्टर। और हमें क्वेश्चन में पूछा क्या था, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर किस तरह का वेक्टर होगा। तो ये माइनस सी अगर तुम यहां ले आते हो तो उस साइड में कुछ नहीं बचता है, दैट इज लेफ्ट विथ ओनली 0, दैट मींस करेक्ट आंसर इज नल वेक्टर, इट विल बी इक्विवेलेंट टू अ नल वेक्टर। आई होप समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, प्लेन और लाइन का मिक्स्ड क्वेश्चन है, तुम इस तरह के क्वेश्चंस को उम्मीद कर सकते हो पेपर में आने का। तुम्हें बोला जा रहा है कि एक प्लेन है जो कि पास करता है थ्रू द पॉइंट 1 1 1 एंड इट इज परपेंडिकुलर टू दिस पर्टिकुलर लाइन। इसके बारे में मैंने बात की हुई है, जब भी कोई लाइन या जब भी कोई प्लेन किसी पॉइंट से पास करता है और परपेंडिकुलर टू सम वेक्टर होता है तो उसका इक्वेशन हम लोग इस फॉर्मूला से लिखते हैं। अब इस फॉर्मूला के अंदर में जिस पॉइंट से तुम्हारा प्लेन पास कर रहा है वो पॉइंट है x1 y1 और z1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये पॉइंट है 1 1 1। तो सबसे पहले यहां पे रिप्लेस कर दो x1 y1 और z1 को विथ 1 1 1, आधा इक्वेशन रेडी हो गया। अब दूसरा क्या कर रहा है कि यही प्लेन परपेंडिकुलर है इस लाइन के साथ, तो जो भी तुम्हारा लाइन का डायरेक्शन रेशियो है वो एबीसी के जगह आ जाएगा, मतलब दिस विल बिकम 3 इंटू एक्स माइनस 1, बी के जगह यहां पे 0 है तो 0 इंटू वाई माइनस 1, और सी के जगह यहां 4 है तो ये हो जाएगा 4 इंटू जेड माइनस 1। अब जरा देखते हैं कि प्लेन की इक्वेशन निकल के क्या आती है, तो ये आ गया 3x माइनस 3 प्लस 4z माइनस 4 इक्वल्स टू 0, दैट मीन्स तुम्हारे प्लेन की इक्वेशन है 3x प्लस 4z माइनस 7 इक्वल्स टू 0। संभाल के रख लो। अब एक बार तुम्हें प्लेन पता चल गया, दैट मीन्स सपोज कर लेते हैं ये वाली प्लेन है, इसका डिस्टेंस वो मांग रहा है ओरिजिन से।
और ये तो हमें अच्छी तरह से पता है कि किसी भी पॉइंट का किसी भी प्लेन से डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला वही होता है जो डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन होता है। तो हम लोग सीधा एक्स वाई जेड को वहां पुट कर लेते हैं। 3 इंटू जीरो, वाई तो है नहीं, 4 इंटू जीरो -7 मॉडुलस में अपॉन में अंडर रूट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, जिसमें से बी नहीं है सी है। तो आई थिंक ये तो गया, -7 बाहर निकलेगा 7 हो जाएगा, और 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर तो कितनी बारी तुम लोग कर चुके हो, 25, रूट करेंगे 5 आ जाएगा। करेक्ट आंसर इज सी, 7/5 इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। लिमिट्स का क्वेश्चन है, आराम से एल हॉस्पिटल रूल से कर सकते हो, बट 2 बार एल हॉस्पिटल रूल लगाना पड़ेगा। क्वेश्चन को मैं सही तरीके से लिख देता हूं। लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, एक्स इंटू ई की पावर में एक्स माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर। तो सीधा x को पुट करके देखेंगे, डिनोमिनेटर में 0 आ रहा है, तो एल हॉस्पिटल रूल हम लोग इसमें लगा सकते हैं। और एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले और नीचे वाले को अलग अलग डेरिवेटिव करना है। x ही x में प्रोडक्ट रूल लगाओ, x एज इट इज ई की पावर x का डेरिवेटिव ई की पावर x प्लस ई की पावर x एज इट इज x का डेरिवेटिव 1, और माइनस लॉग 1 प्लस x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस का 1 प्लस x, नीचे 2x आ रहा है। इसका मतलब है कि अगेन तुमको एल हॉस्पिटल रूल लगाने की जरूरत है, क्योंकि अगर अभी तुम यहां पे x के जगह 0 पुट करते हो तो ये फिर नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक बार और, अब दूसरी बार जैसे ही तुमने एल हॉस्पिटल रूल लगाया तो नीचे तो 2 आ गया, इसका दोबारा डेरिवेटिव सेम रिजल्ट देगा, और ये ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स। अच्छा, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव होता है -1/x स्क्वायर, दैट मीन्स 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा -1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, लेकिन एक माइनस पहले से था इसलिए ये बन जाएगा +1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। अब टाइम आ गया है, तुम अपने एक्स की वैल्यू डालो। पहला टर्म 0, ई की पावर 0 1 होता है, फिर ए की पावर 0 1 होता है, और यहां पे x के जगह 0 डाल दोगे तो एक और 1 आ जाएगा। नीचे सिर्फ 2 है। आई थिंक करेक्ट आंसर आ गया तुम्हारे पास 3/2, जो कि अवेलेबल है डी ऑप्शन में। सो डी ऑप्शन विल बिकम योर डायरेक्ट आंसर। एल हॉस्पिटल रूल का बेसिक सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 6th क्वेश्चन है। हाँ, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन थी, लेट्स सी इसका आंसर क्या आता है। क्वेश्चन कह रहा है कि fx इज अ पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ सेकेंड डिग्री। अब जैसे ये बात आई दिमाग में तो समझ जाओ कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c। साथ में दिया हुआ है कि f1 जो है वो f ऑफ -1 के इक्वल है, दैट मीन्स एक साइड से x के जगह 1 डाल लो तो ये बन गया a + b + c, और फिर उसी x के जगह -1 डाल लो तो ये बन गया a - b + c। इससे क्या होगा, इससे तुमको b की वैल्यू मिल जाएगी, जो कि तुम लोगों को सबको विजिबल होगी कि ये b बन गया है 0। दैट मीन्स अगर मैं इस वैल्यू को यहां डाल दूं तो मेरा अब पॉलिनोमियल बन जाता है ax² + c, क्योंकि हमने b को 0 प्रूफ कर दिया। अब तुम्हारा क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है कि 3 वैल्यूज है a1, a2 एंड a3 जो कि AP में है। तो अगर तुम्हारे 3 वैल्यूज a1, a2 और a3 AP में है तो कंडीशन के हिसाब से 2a2 मस्ट बी इक्वल्स टू a1 + a3। और तुमको क्या पूछा है कि सबसे पहले तो इसका डेरिवेटिव कर लो। चलो कर लेते हैं, 2ax आएगा, और फिर चेक करो कि अगर मैं यहां पे a1 से रिप्लेस करूं तो ये बन जाता है 2a1, और इसी को अगर मैं a2 से रिप्लेस करूं तो x के जगह फिर आ जाएगा a2, मतलब 2a2, और a3 से रिप्लेस करने पे ये आ जाएगा 2a3। तो तुमको पूछा जा रहा है कि ये तीनों किस में जाएंगे। तो किस में जाएंगे ये जानने के लिए तुमको यहां पे एक चीज देखना है कि अगर तुम्हारा a1, a2, a3 AP में था तो तुमने एक तरह से कांस्टेंट मल्टीप्लाई कर दिया 2a इन ऑल द 3। और ये प्रॉपर्टी तो हमने पहले ही पढ़ी हुई है कि अगर कोई 3 वैल्यूज AP में है और उसको तुमने फिक्स्ड कांस्टेंट 2a से मल्टीप्लाई किया है तो वो भी सीरीज को AP ही रहने देगा। दैट मीन्स करेक्ट आंसर अभी भी AP ही रहेगा, यही पूछा था। अच्छा, अब आते हैं उस क्वेश्चन में, 7th क्वेश्चन में। तब से पेपर लेके घूम रहा, इस क्वेश्चन का आंसर अब देख ही लेते हैं कि क्या आ रहा है, क्योंकि कुछ बच्चे इसका 6 कह रहे थे और मैंने शायद ए दे दिया था। तो लेट्स सी, अगर गलत होगा तो पता चल ही जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि फर्स्ट टर्म दिया हुआ है किसी एपी का 5/2, और सेकेंड टर्म जो कि एपी के लिए होता है a + d, वो है तुम्हारा 23/12। तो ऐसा करो, कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं। 5/2 + d इज इक्वल्स टू 23/12, जो कि नेक्स्ट स्टेप में मुझे d की वैल्यू दे देगा। और ये d की वैल्यू आ रही है, अगर मैं 12 को एलसीएम बना लूं तो 23 - 30 - 7/12। अब तुम्हारे पास में a आ गया है 5/2 और d आ गया है -7/12। क्वेश्चन पूछ रहा है कि इफ nth टर्म
इज द लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म। अब देखो कॉमन डिफरेंस अगर नेगेटिव है इसका मतलब है कि तुम्हारा एपी जो है वो डिक्रीजिंग एपी है, वो घटता हुआ जा रहा है, कभी ना कभी पहला नेगेटिव टर्म देगा और जो पहला नेगेटिव टर्म होगा वही तुम्हारा लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि तुम्हें यह बताना है कि विच वन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। ऐसे क्वेश्चन हमने असाइनमेंट बुकलेट में किए हुए हैं, और जो तुम्हारा फर्स्ट नेगेटिव टर्म होगा उसके बाद जो भी नेगेटिव टर्म आएंगे वो सब उससे छोटे ही होंगे। तो लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म इज नथिंग बट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। और अगर मुझे ये निकालना है तो एपी का nth टर्म का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस वन इंटू डी शुड बी लेस देन 0, और जो भी वैल्यू n की आएगी वही मेरा आंसर होगा। अब a की वैल्यू डाल देते हैं 5/2 प्लस n माइनस वन, और d हमने निकाला था माइनस का 7/12 लेस देन 0। अब इसको सॉल्व करना है, थोड़ा एलसीएम एलसीएम लेना आता होगा, ले लेते हैं। -7n माइनस 7/12 लेस देन 0। ये फिर से एलसीएम लेगा 12 को, 30 माइनस 7n माइनस 7 लेस देन 0, 12 वहां जाके खत्म, ये बन गया 37 लेस देन 7n, या फिर 7n इज ग्रेटर देन 37। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये तुमको देगा 5 2/7, मतलब एक ऐसा टर्म जो 5th टर्म के बाद आता होगा पहला टर्म, वही तुम्हारा फाइनल आंसर होगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑब्वियस सी बात है 6 होगा, मतलब 5th टर्म के ठीक इमीडिएट बाद वाला जो टर्म होगा वही टर्म तुमको फर्स्ट नेगेटिव टर्म देगा और वही सबसे लार्जेस्ट नेगेटिव टर्म होगा। तो आंसर इज 6। ठीक है तुम लोग का आंसर। अब चलते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। ये प्रीवियस ईयर पेपर के ही क्वेश्चन है, और ये वाला भी प्रीवियस ईयर का ही है। तुमको बोला जा रहा है कि 2 माइनस रूट 3 आयोटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वन ऑफ द रूट है, और मैंने थ्योरी में ये चीज लिखवाई हुई है कि अगर एक रूट कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में है तो उसका जो दूसरा रूट होगा वो उसका कंजुगेट होगा, तो दूसरा रूट हो जाएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा। अब फॉर्मूला क्या कहता है कि अगर तुम्हें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के बारे में पहले ही पता चल गया है तो फिर तुम उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हो यूजिंग दिस फॉर्मूला जो मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू 0। क्योंकि मुझे ये पता चल गया था कि ये दोनों इसके रूट्स हैं। अब होगा क्या, ये दोनों कैंसिल हो गए, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस, वहां पे सॉल्व करके देख लो, 4 प्लस 3 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर माइनस रूट 3 आयोटा का स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर माइनस 1 होता है, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 7 इक्वल्स टू 0। अब जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ में तुमको इसको कंपेयर करना है वो ऑलरेडी गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में। तो तुम्हारा काम अब सिर्फ इतना सा रह जाता है कि तुम इसमें ये आइडेंटिफाई कर लो कि तुम्हारा ए क्या है और बी क्या है। तो ए तो मुझे दिख ही रहा है -4 है, और बी आ गया है तुम्हारा 7, तो बस इनको ऐड कर लो, a प्लस बी मतलब -4 प्लस 7, करेक्ट आंसर विल बी 3 यहां पे अवेलेबल है डी ऑप्शन में, एंड हेंस इट विल बिकम योर करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन है, ये भी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन था बट फाइनली इसका आंसर वही आया जो मैंने दिया था। तो एक बार इसको देख लेते हैं क्या कंट्रोवर्सी थी इस क्वेश्चन के अंदर। सबसे पहली चीज, तुम्हारे पास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 इक्वल्स टू 0, जिसके दो रूट्स दे रखे हैं अल्फा एंड बीटा। तो पहले तो वो दो काम कर लो जो हम लोग हमेशा ही करते हैं, एक अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, एक अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू। माइनस बी बाई ए के हिसाब से ये 5 होगा, सी बाई ए के हिसाब से ये 16 होगा, निकाल लिया। अब उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि एक और इक्वेशन फॉर्म करो विच इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल्स टू 0, लेकिन इसके रूट्स होने चाहिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एंड अल्फा बीटा बाई 2। दैट मीन्स हम लोग को इसका फॉर्मुलेशन करना पड़ेगा। दोनों रूट्स जब गिवन होते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया था पिछले क्वेश्चन में, फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, जो कि यहां पे हमें जो भी दिया हुआ है उनको सिर्फ मल्टीप्लाई करना है एंड इक्वेट इट टू 0। तो अब पूरे क्वेश्चन में तुम्हें दिख रहा होगा कि एक चीज है जो अभी मुझे निकालनी बाकी है, वो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। एंड आई थॉट, ये मैंने तुमको बताया हुआ है क्लास में, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा तुम्हारे पास ऑलरेडी है, 5 का स्क्वायर किया 25 माइनस 2 इंटू 16 मतलब 32, माइनस 7 आ गया तुम्हारा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इन सबको लेके यहां चलते हैं और देखते हैं कि इक्वेशन क्या निकलता है। एक्स स्क्वायर माइनस, यह आया है -7, अल्फा बीटा तुम्हारा 16 था, 16/2 कर दोगे 8 हो जाएगा एक्स के साथ। अच्छा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आया -7, यहाँ पे अगेन 16/2 कर दोगे, आ गया आंसर तुम्हारा। तो ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स,
और यहां से ये 2 और 8 कटा तो -56 इज इक्वल्स टू 0। अब जरा ध्यान से कंपेयर करो, तुमको इसके साथ कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू निकालनी है। तो पी के जगह कुछ नहीं है मतलब -1 है, और क्यू की जगह भी कुछ नहीं है -56 है, तो बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई गड़बड़ नहीं थी, ये बिल्कुल सही आंसर था। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। थोड़ा सा लेंथी लग सकता है ये क्वेश्चन, क्योंकि तुमको कोफिशिएंट पूछा है बाइनोमियल एक्सपेंशन में। इसमें हमें टर्म्स खोलने पड़ेंगे और उसके बाद कलेक्ट करने पड़ेंगे। थोड़ा पेशेंटली इस क्वेश्चन को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले जो भी तुमको दिया हुआ है उसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग कर लेते हैं। x² - 2x + 1x - 2 होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5। इन दोनों में से x कॉमन लिया तो x - 2 बचा, इन दोनों में से 1 कॉमन लिया तो फिर से x - 2 बचा होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5। तो टोटल आ गया तुम्हारे पास x - 2 के पावर में 5 एंड x + 1 के पावर में 5। मतलब तुम्हें दो ब्रैकेट्स को पैरेलली एक्सपैंड करते हुए ये देखना है कि कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 लाने के लिए किस किस टर्म्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। थोड़ा पेशेंस से करना इस क्वेश्चन को, क्योंकि मैं अभी इस क्वेश्चन को कर रहा था तो पहली बार में तो गलत ही आया था। तो पहले इसके टर्म्स लिखते हैं। एज पर द फॉर्मूला 5c0 x की पावर 5 - 2 के पावर में 0। पहला टर्म जो होता है बाइनोमियल का, उसके पावर बढ़ते हुए जाते हैं और दूसरे के घटते हुए जाते हैं। नहीं, उल्टा बोला है। जो पहला टर्म होता है उसका पावर मैक्सिमम से मिनिमम जाता है, और जो दूसरा टर्म होता है उसका पावर मिनिमम से मैक्सिमम की तरफ जाता है। तो ये x की पावर 5 - 2 के पावर में 0। 5c1 x की पावर में 4 - 2 के पावर में 1। देख लो ये पैटर्न चल रहा है। 5c2 x के पावर में 3 - 2 के पावर में 2। फिर आएगा 5c3 x के पावर में 2 - 2 के पावर में 3। फिर आएगा 5c4 x - 2 के पावर में 4। और फाइनली आ जाएगा 5c5 x के पावर में 0 - 2 के पावर में 5। बस इसके अंदर और कोई टर्म्स नहीं आएंगे। टोटल 6 टर्म्स आएंगे जो कि मैं लिख चुका हूं, 1 2 3 4 5 6। अब बात करते हैं दूसरे वाले की, 1 + x होल रेज़ टू द पावर ऑफ 5। इसके टर्म्स लिखना बहुत ईजी है। 5c0 x की पावर 0, 5c1 x की पावर 1, 5c2 x की पावर 2, 5c3 x की पावर 3, 5c4 x की पावर 4। 1 वाला मैं लिख ही नहीं रहा, मैंने उसको वहीं पे उल्टा कर दिया, 5c5 x की पावर 5। अब तुम्हारा काम क्या है, चूंकि ये दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो तुम्हें उन टर्म्स को कलेक्ट करके लिखते हुए जाना है जिनको मल्टीप्लाई करने के बाद तुम्हारा कोफिशिएंट ऑफ x की पावर 5 बना रहे हैं। तो सबसे पहले आते हैं, इस यहां से स्टार्ट करते हैं। इसके पास x की पावर 5 है, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना बेकार होगा, इसके लिए पेयरिंग होगी ये वाले टर्म के साथ में। तो जो भी कोफिशिएंट्स हैं उनको साइड में लगाते चले जाओ। ये बन गया 5c0, इसका -2 की पावर में 0 और एक 5c0। बस इसको आप बंद कर दो, प्लस। अब अगले टर्म को पकड़ते हैं। इसके पास में है 5c1 x की पावर 4 है, तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, मैं एरो लगा देता हूं, इंटू 5c1 और फिर -2 के पावर में 1। खत्म इसका काम भी। बस यही जो काम अभी हम लोग कर रहे हैं, ये थोड़ा सा बोरिंग लग रहा होगा बट यही है तुम्हारा फाइनल स्टेप। अब ये वाले टर्म का पेयरिंग तुमको करना पड़ेगा इसके साथ। तो ये क्या है, 5c2 इंटू 5c2, वहां से आ जाएगा -2 का होल स्क्वायर। इसको चिपका दिया इसके साथ, इसको भी बंद कर लो। अब 5c3 वाला इसके साथ जाएगा, तो यहां पे आ गया 5c3 और फिर इंटू 5c3 और इंटू -2 का होल क्यूब। ये भी खत्म हो गया यहाँ पे। अब जगह थोड़ी कम पड़ रही है, करते हैं फिर भी। 5c4 वाला इस 5c4 के साथ जाएगा, तो 5c4 इंटू 5c4 और -2 के पावर में 4। ये भी खत्म। और आखिरी अब आ गया 5c5 और ये वाला, तो 5c5 इंटू 5c5 इंटू -2 के पावर में 5। अब इसमें थोड़ा पेशेंटली काम करना पड़ेगा। देखो 5c0 1 होता है, -2 के पावर में 0 भी 1 होता है, तो मैं यहाँ पे पहला टर्म तो 1 लिख दिया। अब इसको भूल जाओ। 5c1 5 होता है, 5c1 5 होता है, 5 इंटू 5 25 इंटू -2 मतलब -50। ये सेकेंड वाले में आ गया, इसको भी हटाओ। अब 5c2 की वैल्यू 10 होती है, 10 इंटू 10 100, -2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 मतलब 400। तीसरे वाले के लिए 400। अब इसको भी हटाओ। अब जो 5c2 की वैल्यू तुमने 10 बोली, 5c3 भी वही वैल्यू लेगा, क्योंकि 5c2 और 5c3 इक्वल होते हैं, बिकॉज 2 + 3 5 होता है। तो ये 10 और
2 का होल क्यूब, मतलब ये टोटल हो जाएगा माइनस का 800। थोड़ा गंदा सा वैल्यू आ रहा है बट ये सही है बिल्कुल, अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर आते हैं 5C4 5C4। 5C4 की वैल्यू 5 होती है, 5C4 की वैल्यू 5 होती है क्योंकि 5C1 के वो इक्वल होता है। तो 5 इंटू 5 25 और -2 के पावर में 4 है मतलब 16, ये भी तुमको प्लस का 400 देगा। अब आते हैं आखिरी वैल्यू में, 5C5 1 होता है, फिर से 5C5 1 होता है, -2 के पावर में 5 -32 होता है, तो यहां से तुमको मिलेगा सिर्फ -32। अब ये वो वैल्यूज हैं जिन्हें मुझे फाइनली ऐड करना है। तो देखो 400 400 और -800 तो गायब हो गया, अब बचा क्या, एक 1 -50 और -32, तो 1 -82, करेक्ट आंसर इज -81, सी इज द करेक्ट आंसर। अब बच्चे ऐसे क्वेश्चन को देख के डर जाते हो, बोलते हैं अरे भाई साहब ये कौन करेगा पेपर में। देखो करना तो पड़ेगा, जब पेपर में आएंगे तुमको मैं तरीका बता सकता हूं, इसके कोई ट्रिक अवेलेबल नहीं है, इसको तुम्हें करके ही देखना पड़ेगा। तो पेशेंस है तो करो, अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को स्किप करने के लिए ही होता है। सो विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ द डिस्कशन ऑफ टुडेस पेपर, जो कि मेरे हिसाब से एक बहुत ही नॉमिनल सा पेपर था, एक्सेप्ट दैट पर्टिकुलर आंसर विच वाज इनकरेक्ट, वो तो मैंने यहां एक्सप्लेन कर दिया है। तो एक बार सॉल्यूशन को ढंग से देखो, अपनी गलतियों को सीखो, जानो, पहचानो और अपने पेपर में अगला पेपर अच्छा करना, ठीक है। और कोई क्वेश्चन अगर ना समझ में आए फिर से तो यू कैन आस्क मी इन द क्लास। कल मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के डिस्कशन के साथ। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।